गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट्स, कल जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में। हमने ये जाना था कि कौन कौन से राज्य थे, वो कहाँ स्थित थे, कौन कौन से उनके शासक थे जब सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिकंदर का भारत पर आक्रमण, उसकी घटना है एक तरह से। ठीक है, तो देखिए सिकंदर, आप जानते हो कि जब वो राजगद्दी पर बैठा था वो अपने छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं था। फिलिप द्वितीय उसके पिता थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद जब वो राजगद्दी पर बैठा तो एक महत्वाकांक्षी राजा होते हुए वो अपने विरासत में मिले राज्य से संतुष्ट नहीं था और गद्दी पर बैठते ही उसने अपना राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। उसने ईरान पर अधिकार कर लिया। मैंने आपको बताया कि अरबिला के युद्ध में उसने ईरान के शासक डारियस तृतीय को पराजित कर दिया था। मध्य एशिया पर अधिकार कर लिया और अब उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया क्योंकि वो विश्व विजय की अभिलाषा रखता था। ही वॉन्टेड टू कॉन्कर द एंटायर वर्ल्ड। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अफ्रीका और एशिया के विभिन्न देशों पर आक्रमण भी किया था। और जब ईरान पे उसने जीत प्राप्त की तो फिर उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो पहले की अपेक्षाकृत और बढ़ गई। और वैसे भी आप ये देखिए कि भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी 326 ईसा पूर्व में, वो इस प्रकार की थी कि इस राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर, इस डामाडोल राजनीतिक स्थिति का, आप जानते हैं, आपने जाना कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार की थी। ये कल हमने पढ़ा कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और इन राज्यों के बीच बीच में आपसी एकता का अभाव था। किसी भी आक्रमणकारी के आगे वो एक होकर नहीं लड़ सकते थे, ऐसी स्थिति थी। तो इस कमजोर राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर वो भारत को अपने अधीन करना चाहता था। साथ ही साथ भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था। इंडिया वॉज द गोल्डन स्पैरो। ठीक है, तो सिकंदर जो है वो लालची प्रवृत्ति का था बहुत, और क्योंकि उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था इसलिए वो भारत को भी हासिल करना चाहता था अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। और बहुत से ऐसे कारण थे, जैसे कि तक्षशिला का उस समय एक शासक था जिसका नाम था आम्भी। आम्भी ने भी सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया। क्यों? क्योंकि आम्भी की शत्रुता थी उसके एक पड़ोसी राज्य से जिसका शासक था पोरस। पोरस को वो पराजित नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया और सिकंदर ने वो स्वीकार कर लिया। तो ये बहुत से कारण बने भारत पर सिकंदर के आक्रमण के। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि सिकंदर कहाँ पहुंचा, कैसे उसने आक्रमण किया। तो सबसे पहला जो पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं शशिगुप्त की अधीनता के बारे में। तो देखिए, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए काबुल में अपनी सेना को दो भागों में बांट दिया। एक भाग का नेतृत्व उसने अपने दो मशहूर सेनापतियों के हाथ में सौंप दिया जिनके नाम थे पर्डिसस और हेप्सपेन, और दूसरा भाग का जो नेतृत्व था वो उसने स्वयं अपने हाथों में रखा। उसने अपनी सेना की पहली टुकड़ी को सिंध रवाना कर दिया, जबकि वो स्वयं निसा की राज्य की ओर बढ़ा। निसा का राज्य मैंने कल आपको बताया था। जल्दी ही उसकी सेना जो है निसा के राज्य में पहुंच गई। वहां उस समय जो शासन था वो शशिगुप्त का शासन था। देखिए, शशिगुप्त की स्थिति बड़ी अजीब थी। शशिगुप्त ने सिकंदर के खिलाफ ईरान के शासक डारियस तृतीय का साथ दिया था, उसकी सहायता की थी। हालांकि डारियस तृतीय और शशिगुप्त की सेना पराजित हो गई थी, लेकिन निसा के शासक ने, शशिगुप्त ने, मकदूनिया
के शासक यानी सिकंदर से कोई समझौता नहीं किया था इस बारे में। और सिकंदर ने जब बल्ख अभियान किया था उस समय भी शशिगुप्त की सेना ने उसका विरोध किया, लेकिन व्यस्तता के कारण सिकंदर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सका। अब जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर विशाल सेना सहित निसा के राज्य में पहुंचा तो शशिगुप्त पहले ही डरा हुआ था। उसने शशिगुप्त ने सिकंदर से बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो देखिए, ये एक तरह से सौभाग्य था सिकंदर के लिए कि उसे प्रारंभ में भारत की भूमि पर कदम रखते ही उसे एक ऐसे कायर शासक का उसे सामना करना पड़ा जिसने उसके आगे पहले ही घुटने टेक दिए। तो देखिए, शशिगुप्त ने सिकंदर को भारत आक्रमण के बारे में सभी प्रकार की सहायता देने का आश्वासन दिया। तो इससे सिकंदर का हौसला और बढ़ गया, यानी भारत की धरती पर कदम रखते ही उसको एक ऐसा शासक मिल गया जो कि उसकी मदद करने को तैयार था। उसे लड़ना तो दूर की बात है, वो तो मदद करने के लिए तैयार था। दूसरा जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो है पुष्कलावती की विजय। तो देखिए, शशिगुप्त की अधीनता स्वीकार करने के पश्चात सिकंदर आगे बढ़ा और पेशावर, जो कि आज पाकिस्तान में है, उस समय तो भारत ही था, पेशावर के पास एक राज्य था पुष्कलावती का राज्य। वहाँ पर उस समय अस्तेस नामक एक शासक था, अष्टक राज कहा जाता था उसको, अष्टक राज या अस्तेस, वो शासन करता था। एक योग्य और शक्तिशाली शासक था। उसने सिकंदर की अधीनता स्वीकार करने की बजाय सिकंदर से युद्ध करना जरूरी समझा। पुष्कलावती एक प्रसिद्ध दुर्ग था जो कि अजय माना जाता था, अभेद्य माना जाता था। सिकंदर ने इस दुर्ग का घेरा डाल दिया और कई महीने संघर्ष चलता रहा। मतलब कई बार तो प्राचीन काल में, मध्यकाल में दुर्ग इतने शक्तिशाली होते थे कि कई कई महीने, साल घेरा डालने के बाद भी काबू में नहीं आते थे। लेकिन अंत में सिकंदर की विजय हुई और अष्टक राज अस्तेस जो है लड़ता हुआ शहीद हो गया, वीर गति को प्राप्त हुआ। इसके बाद सिकंदर ने पुष्कलावती पर अधिकार कर लिया और सिकंदर ने इस राज्य के प्रशासन की जिम्मेदारी तक्षशिला के शासक आम्भी के एक योग्य सेनापति को सौंप दी। और कहते हैं कि पुष्कलावती का जो ये अभियान है, ये इसके सिकंदर के दो सेनापति जो मैंने आपको नाम बताए थे, एक तो हेप्स्पेन और एक पर्डिसस, इन्होंने ये अभियान किया था। इसके बाद अगला पॉइंट हम लेंगे कुनार, स्वात और पंचकौर की विजय। तो देखिए, सिकंदर के वो जो दो सेनापति थे वो विशाल सेना के साथ भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में पहुंच गए और वहां पर एक क्षेत्र है कुनार। कुनार में उस समय अश्वैन कबीला हुआ करता था। इस कबीले की जो सेना थी वो बहुत वीरता के साथ उस पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में उसने सिकंदर की सेनाओं को सामना किया, लेकिन सिकंदर ने अश्वैन लोगों को बुरी तरह से पराजित किया। बहुत से लोगों को, लगभग 40,000 लोगों को बंदी बना लिया। अश्वैन जनजाति को हरा देने के पश्चात फिर सिकंदर स्वात की तरफ आगे बढ़ा। स्वात की तरफ जब वो आगे बढ़ा तो एक जाति थी अश्वकायन जाति, ये जनजाति हुआ करती थी उस समय। तो वहाँ अश्वकायन जनजाति का वर्चस्व स्थापित था। इस कबीले के लोग स्वयं को अचमेनियन की संतान मानते थे, यानी ईरानी आक्रमण कभी हुए होंगे। मैंने आपको बताया था कि ईरान ने भारत पर आक्रमण किया था, तो ये जो कबीला था अश्वकायन कबीला, ये अपने आप को अचमेनियन की संतान मानता था। और यहाँ पर एक शासक था जिसका नाम था अश्वकर्ण, बहुत ही शक्तिशाली शासक। और इनके पास एक दुर्ग था, मसंग या मसंग का दुर्ग, वेरी इम्प्रेग्नेबल फोर्ट, मतलब अभेद्य किला। और अच्छी खासी सेना थी उनके पास, कई हजार घुड़सवार थे, पैदल सैनिक थे। तो इन अश्वकों ने यूनानियों की सेना का बहुत जोश से सामना किया। यहाँ तक कि बताया जाता है कि स्त्रियां भी जो है यूनानियों के खिलाफ युद्ध में जो है शामिल हो गई थी।
लेकिन एक तीर लगने के कारण अश्वकर्ण जो है इस युद्ध में मारा गया। और फिर जो है जो बाकी बचे अश्वक थे उन्होंने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो देखिए, एक तरह से एक डायोडोरस नामक एक इतिहासकार है, उसने ये लिखा है कि आयुध जीवियों की मृत्यु गौरव सिद्ध हुई। यानी जिन्होंने सिकंदर के साथ युद्ध किया, वो जो अश्वकायन कबीला था, और जिसके बदले परतंत्र जीवन स्वीकार करना उन्होंने घृणित समझा। शशिगुप्त ने तो ऐसी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन उन्होंने युद्ध किया, बेशक असफल हुए, लेकिन ऐसे परतंत्र होना उन्हें अच्छा नहीं लगा था। और सिकंदर ने इस युद्ध में हजारों स्त्रियों और पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके पश्चात सिकंदर की सेनाएं पंजगौर नामक स्थान पर पहुंची। यहाँ पर गौर नामक एक कबीला शासन करता था। सिकंदर ने बहुत आसानी से उस गौर कबीले को पराजित कर दिया और अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। तो ये हमने पढ़ा ये 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विजय, कुनार, स्वात और पंजकौर। इसके बाद अगली जो विजय के बारे में हम पढ़ेंगे वो है तक्षशिला पर अधिकार। तो देखिए, भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को जीतने के पश्चात सिकंदर ने अपनी सेना सहित सिंधु नदी को पार किया, और फिर इसी समय उसकी दूसरी सेना भी उससे आ मिली, और इसके पश्चात उसने फिर अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। कहा जाता है कि सिकंदर ने अपने सैनिकों के साथ एक भाग को सिंधु नदी पार करने के लिए और एक अस्थायी पुल बनाने के लिए आदेश दिया, और उसके सैनिकों ने अटक, एक स्थान है जो कि आज तो अफगानिस्तान के पास है, अटक नामक स्थान पर एक पुल का निर्माण किया, जिसकी सहायता से उन्होंने सिंधु नदी को पार कर लिया। जबकि सिकंदर ने कुछ सैनिकों के साथ नावों के माध्यम से जो है सिंधु नदी को पार किया। इसके पश्चात ये दोनों सेनाएं ओहिंद नामक स्थान पर एकत्रित हुई, और फिर सिकंदर ने तक्षशिला की ओर प्रस्थान किया। अब देखिए, ये आप जानते हो कि 326 ईसा पूर्व में तक्षशिला का जो शासक था वो आम्बी था, और आम्बी की अपने पड़ोसी राजा पोरस से शत्रुता थी। यही कारण था कि आम्बी ने सिकंदर को पोरस पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो देखिए, एक भव्य दरबार लगाया उसने, जिसमें उसने सिकंदर के समक्ष अपनी समस्त सेना का आत्मसमर्पण कर दिया और वो सेना सिकंदर को सौंप दी। और इसी समय जो है उसने बहुत से उपहार और हाथी जो है सिकंदर को भेंट किए। जब तक्षशिला के शासक आम्बी ने यह काम किया, तो बहुत से छोटे छोटे अन्य जो शासक थे उन्होंने भी सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, जिसमें अभिसार का शासक था, जिसमें छोटा पोरस भी था। मैंने आपको कल बताया था, छोटा पोरस का राज्य था। तो इस तरह से सिकंदर का तक्षशिला पर, अभिसार पर, छोटे पोरस के राज्य पर अधिकार हो गया। और हालांकि सिकंदर ने इन क्षेत्रों की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी ये वहीं के शासकों को उसने वापस सौंप दी थी। तो इसके बाद फिर उसने पोरस के साथ युद्ध किया, जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।